Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Komal Parikh and today I am going to solve question paper of CSIR NET June 2011. This is the third part of this video and today we are going to solve some questions of this paper. So here is our first question. Consider a system of n non-interacting spins, each of which has classical magnetic moment of magnitude mu. The Hamiltonian of this system in an external magnetic field H vector is equals to minus of summation I is equals to 1 to capital N summation mu I vector dot H vector, where mu I vector is the magnetic moment of ith spin. Then find out the magnetization per spin at temperature T. So this is the answer. अब देखो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के मेथड है ना, वो हमारे पास दो मेथड है. सो सबसे पहले हम वाइड मेथड पे ही चलते हैं, सबसे लॉन्ग मेथड जो है अपना. देखो अपने को दे क्या रखा है कि कैपिटल एन जो है अपने नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन्स है और उनके पास उनका जो क्लासिकल मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू है, और हैमिल्टोनियन जो दे रखा है वो हमें ये दे रखा है. बेसिकली ये जो एच है ना, ये हैमिल्टोनियन के लिए डिनोट कर रहा है, और जो ये एच वेक्टर है ना, ये वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला एच वेक्टर है. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है, मैग्नेटाइजेशन. तो हमें पता है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल्स टू एन म्यू जेड. जो म्यू जेड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो अपना म्यू है वो इस डायरेक्शन में. तो हम इसको h की डायरेक्शन में लेते हैं, अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं. मान लिया कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, माइनस म्यू वेक्टर डॉट एच वेक्टर, क्योंकि हमें पता है ना इंटरेक्शन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो होती है म्यू डॉट बी या फिर एच, जो भी अपन को गिवन होता है, और साथ में एक नेगेटिव साइन. ये हो गई माइनस म्यू एच कोस थीटा, ये अपनी इंटरेक्शन एनर्जी हो गई. अब इसने हमें क्या बोला कि मैग्नेटाइजेशन पर स्पिन निकालना है ना. तो हम क्या कर देंगे, इसमें कैपिटल एन से डिवाइड कर देंगे. तो बेसिकली m इज इक्वल्स टू हो जाएगा मीन ऑफ म्यू जेड. m इज इक्वल्स टू मीन म्यू जेड इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा. देखो म्यू जेड मतलब इस म्यू का h की डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा अपना म्यू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. देखो मीन निकालने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, मैक्सवेल जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उस हिसाब से हम किसी का मीन निकालते हैं. तो मान लो जिस हमें किसी ए का मीन निकालना है, तो वो हो जाएगा अपना ए ई टू द पावर माइनस बीटा ई, और कोई एक मतलब जो भी वेरिएबल जो अपना चेंज हो रहा है, दिस इज बीटा ई डी टाउ. ठीक है. और ये इंटीग्रेशन में टर्म है, और अपोन में क्या लिख देंगे अपन, ई टू द पावर माइनस बीटा ई और डी टाउ. ठीक है. ये जो है ये अपना किसी भी फंक्शन मतलब किसी भी वेरिएबल का अपन को अगर मीन निकालना होता है ना, तो उसको निकालने का मेथड है. यहाँ पे ये किसका मीन है, ए का, जिसको हम ए बार से डिनोट करते हैं. अब हमें यहाँ पे म्यू कोस थीटा का मीन निकालना है, तो जहाँ पे अपना ए है ना, उसकी जगह अपन ने म्यू कोस थीटा रख दिया है बेसिकली. ये हो गया म्यू कोस थीटा ई टू द पावर माइनस बीटा ई डी टाउ डी ओम, और ई टू द पावर माइनस बीटा ई डी ओम. ठीक है. अब देखो जो अपनी एनर्जी है वो अपन ने यहाँ पे देखी थी कि अपनी इंटरेक्शन एनर्जी क्या आई थी, माइनस म्यू एच कोस ऑफ थीटा. तो हमने ई की जगह लिख दिया माइनस म्यू एच कोस थीटा, और बीटा क्या होता है अपना 1 अपॉन के टी. बीटा अपना क्या होता है 1 अपॉन के टी. ठीक है. यहाँ पे जो पावर हो गई वो नेगेटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन यहाँ है और एक अपना एनर्जी में माइनस म्यू एच कोस थीटा है, तो ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए. ये हो जाएगा म्यू एच कोस थीटा अपॉन बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के टी पुट कर दी, और ये म्यू कोस थीटा अपने पास है ही. अब देखो चेंज किसके अंदर हो रहा है, वेरी क्या कर रहा है अपना एंगल थीटा वेरी कर रहा है. और वैसे बेसिकली कहे तो हमारा जो कॉस थीटा है ना, इक्वेशन पूरी कॉस थीटा में है, तो हमारा कॉस थीटा वेरी कर रहा है. थीटा वेरी करेगा तो बेसिकली कोस थीटा वेरी करेगा, और हमारा कोस थीटा वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -1 से +1 तक. ये तो हमें पहले से ही पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -1 से +1 तक वेरी करती है. ठीक है. सिमिलरली हमने नीचे लिख दिया ई टू द पावर म्यू एच कॉस थीटा अपॉन के टी डी कॉस ऑफ थीटा. अब देखो कॉस थीटा जो है -1 से +1 तक वेरी कर रहा है. हमने क्या कहा कि लेट कॉस थीटा को हम u मान लेते हैं, तो ये जो डी कॉस थीटा है हम इसको क्या लिख देंगे डी यू, और डी यू की लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी.
अब क्या हुआ, जो ये म्यू एच अपॉन के टी है ना, इसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। सो हमारी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, इस म्यू को तो बाहर रख देंगे, कॉस थीटा को यू लिख दिया, ई टू द पावर म्यू एच अपॉन के टी को एक्स लिख दिया, और यहाँ पे कॉस थीटा को यू लिख दिया, ये डी यू हो जाएगा, ई टू द पावर म्यू एच अपॉन के टी को एक्स लिख दिया, कॉस थीटा को अगेन यू लिख दिया, और ये भी डी यू हो जाएगा। सो इक्वेशन चेंज हो जाएगी अपनी इस कंडीशन में, m इज इक्वल्स टू -1 से +1 म्यू टू यू ई टू द पावर एक्स यू डी यू, और नीचे -1 से +1 ई टू द पावर एक्स यू डी यू। अब देखते हैं डिनोमिनेटर वाला जो है ना इंटीग्रेशन, उसको सॉल्व करते हैं। -1 to 1 ई टू द पावर एक्स यू डी यू, देखो u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स यू अपॉन एक्स, यू की जगह -1 से +1 तक की वैल्यू पुट करेंगे। सो 1 अपॉन एक्स को बाहर लिख दिया, ई टू द पावर एक्स यू में एक बार u की वैल्यू +1 रखी, एक बार -1 रखी, दोनों के बीच में माइनस का साइन आ गया। अब हमें पता है कि जो अपना साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, सॉरी साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो होता है ई टू द पावर साइन हाइपरबोलिक, जैसे यहाँ पे ये x है तो ये होता है ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर -x अपॉन 2, ये अपना साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन होता है। सो हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये साइन हाइपरबोलिक x में चेंज हो जाए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जो अपना बन गया, ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक x बन गया, और ये हो जाएगा 2/x। तो जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर क्या मिल गया हमें, 2/x साइन हाइपरबोलिक x। अब न्यूमरेटर जो है वो है -1 to 1 म्यू यू ई टू द पावर एक्स यू, म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, यू ई टू द पावर एक्स यू का अगेन आईलेट फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के लिए। सो उस फॉर्मूले से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, u को फर्स्ट फंक्शन माना, इसको बाहर रख लिया, ई टू द पावर एक्स यू का 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स यू हो जाएगा। देन u का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ई टू द पावर एक्स यू अपॉन एक्स का वापस इंटीग्रेशन किया तो ई टू द पावर एक्स यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी लिमिट -1 से +1 है। अब इसमें बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, u और x में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जो लिमिट है ना हमें u की दे रखी है। अब जब यहाँ पे हम एक बार u को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर x, और एक बार -1 रखेंगे तो -1 ई टू द पावर -x अपॉन x। लेकिन एक माइनस का साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो वहां से आता है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x, और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर -x। अब हमें पता है कि ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर -x/2 को हम क्या लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक x लिखते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा, और ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर -x अपॉन 2 को हम कोस हाइपरबोलिक x कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2/x कोस हाइपरबोलिक x। ये हमारा हो गया अब न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किया, दिस वन अपॉन दिस वन, सो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा, म्यू अपॉन 1 अपॉन एक्स कोस हाइपरबोलिक x, जो साइन हाइपरबोलिक x था उसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया, साइन हाइपरबोलिक x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोस हाइपरबोलिक कोस अपॉन साइन कोट होता है, तो कोस हाइपरबोलिक अपॉन साइन हाइपरबोलिक कोट हाइपरबोलिक हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू म्यू एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स कोट हाइपरबोलिक x अब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जो m मिलेगा मैग्नेटाइजेशन वो होगा म्यू कोट हाइपरबोलिक x -1 अपॉन x। ठीक है, x अपन ने क्या माना था, म्यू एच अपॉन के टी, तो x की वैल्यू पुट कर दी, तो m इज इक्वल्स टू म्यू कोट हाइपरबोलिक म्यू एच अपॉन के टी माइनस के टी अपॉन म्यू एच। ठीक है, अब सेकेंड जो मेथड है वो इसका इजी मेथड है, हमें इसमें एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जो लांजीवा थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है ना, वो क्या कहती है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो n म्यू एलएक्स के इक्वल होता है, वेयर एलएक्स इज लांजीवन फंक्शन। ठीक है, तो और हमें क्या करना है इसमें, पर स्पिन मैग्नेटाइजेशन निकालना है, तो n हमारा यहाँ से हटा देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, ये सीधा म्यू एलएक्स हो जाएगा, और एलएक्स जो होता है वो कोट हाइपरबोलिक x -1 अपॉन एक्स होता है, x की वैल्यू म्यू एच अपॉन के टी होती है, तो आपको इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप पैरामैग्नेटिज्म जो थ्योरी है ना अपनी लांजीवा वाली, उससे इसका सीधा आंसर ये बता सकते हैं। दोनों से सेम ही आंसर मिला है अपन को। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, which of the following is an analytic function of the complex variable z
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन द डोमेन मोड जेड इज लेस देन 2। सो इसका आंसर बी होगा। अब देखते हैं इसका आंसर बी क्यों होगा। सो बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। इसको मतलब सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें किसी 4 ऑप्शन देके ऐसे पूछा है कि कौन सा एनालिटिक फंक्शन है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन हर जगह डिफाइन है, सिंगल वैल्यूड है, और सबसे मेन चीज हर जगह डिफरेंशिएबल है। ये सबसे मेन चीज है, जो फंक्शन है वो अपना हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इस केस में वो एनालिटिक फंक्शन होता है, और जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद में मान लो कि अगर इससे भी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद में एक नेसेसरी कंडीशन होती है अपनी कॉशी रीमान इक्वेशन, ठीक है। वो क्या कहती है कि अगर हमें जो फंक्शन गिवन है जिसके हमें एनालिटिसिटी देखनी है, वो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में दे रखा है। मतलब रियल पार्ट यू है और इमेजिनरी पार्ट वी है। तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा वो v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा, और u का जो y के रेस्पेक्ट में होगा वो माइनस ऑफ v के x के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन से भी अगर आपको ना पता चले तो फिर एक सबसे ज्यादा इजी मेथड होता है शॉर्ट टाइम में इसको सॉल्व करने के लिए, कि व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स z बार mod z रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, देन इट विल नॉट बी एनालिटिक इन नेचर, ओनली z विल बी एनालिटिक इन नेचर। ओके, सो अब इसको देखते हैं कि ये चीज कैसा, मतलब क्या सोच के इसने ऐसा कहा कि अगर z बार या mod z या फिर रियल पार्ट ऑफ z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की अगर बात की हुई है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एफ जेड को जेड बार के बराबर मान लिया। जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि ये सीधा जेड का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही है। तो प्लस की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में सीधा यही होता है कि हमारा जहाँ पे भी आयोटा दे रखा है ना, हमें उस आयोटा को किससे चेंज कर देना है, माइनस आयोटा से चेंज कर देना है। ये अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, सीधा आप इसमें कॉशी रीमान इंटीग्रेशन, वो कॉशी रीमान इक्वेशन भी लगा सकते हो, जिसमें ये अपना u हो जाएगा और माइनस वाई जो अपना v पार्ट हो जाएगा। मैंने इसको डिफरेंशिएबल वाले फॉर्मूले से किया है। हम कैसे लिखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं अपन, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो अपॉन डेल्टा जेड माइनस जीरो, ठीक है। देखो हमें डेल्टा जेड को जीरो करना है तो हम बहुत सारे पाथ फॉलो कर सकते हैं। हमने माना कि अगर हम वो अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं ये पाथ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा जेड क्या हो जाएगा अपना, डेल्टा जेड बार हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, एफ जेड डेल्टा जेड दे रखा है ना, एफ जेड क्या है, जेड बार, तो एफ डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बार, और नीचे अपोन में डेल्टा जेड है ही, और एफ जीरो तो जीरो बार बेसिकली कोई मतलब नहीं है। ये इसमें चेंज हो गया। अब इससे डेल्टा जेड बार क्या होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा जेड बार क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से चेंज हो जाएगा। अब जो मैं पाथ की बात कर रही थी उसको चेक करते हैं। अगर हम रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा पहले से ही। यानी कि अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो करते हैं और डेल्टा वाई ऑलरेडी जीरो है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी लिमिट, जो डिफरेंशियल ये है ना डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई क्या हो गया अपना, जीरो हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1। और अगर हम अलोंग वाई एक्सिस चलते हैं या इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो डेल्टा एक्स को ऑलरेडी जीरो कर देंगे और डेल्टा वाई को जीरो की तरफ टेंड करेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये माइनस आयोटा अपन प्लस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, तो ये इसका आंसर आया माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो हमें मिल रहे हैं ना डेरिवेटिव, वो सेम नहीं मिल रहे हैं। निकाला तो ये भी जीरो के लिए है और ये भी जीरो के लिए है, पर दोनों से हमें आंसर +1 और -1 अलग अलग मिल रहे हैं। इट मीन्स कि अपनी जो लिमिट है वो मतलब जो डेरिवेटिव है वो कन्वर्स नहीं कर रहा है। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, यानी कि जेड बार का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, और आप इसको कोशी रीमान इक्वेशन से भी प्रूव करके बता सकते हैं, ये अगर हम u ले लें और माइनस वाई को अगर v ले लें तो। सिमिलरली रियल पार्ट ऑफ z को हमने क्यों कहा कि वो अगर है तो एनालिटिक नहीं है, क्योंकि देखो रियल पार्ट ऑफ z यानी कि x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब अपना uxy तो हो गया x और vxy कुछ दे नहीं रखा तो जीरो, क्योंकि रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट जीरो है। नाउ डेल यू, अब हम इसका क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1। कोशी रीमान इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो डेल यू ओवर डेल एक्स है ना, ये हमें डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल मिलना चाहिए, लेकिन y तो अपना जीरो है, तो डेल वी ओवर डेल वाई जीरो हो गया और 1 0 के कभी इक्वल नहीं होता। इट मीन्स कि ये क्या हो गया अपना, ये भी एनालिटिक नहीं है, ठीक है।
सो देन हम बात करते हैं इमेजनरी पार्ट की बात क्यों की, तो इसमें भी वही केस है, y हो जाएगा इमेजनरी पार्ट अपना, और यू एक्स वाई, फिर यहाँ पे भी रियल पार्ट u जो है अपना y है और इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इस केस में भी जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। देन हम बात करते हैं कि हमने मोड z की बात क्यों की, तो मोड z क्या हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें भी बेसिकली वही बात हो गई कि जो अपना u है वो यानी कि रियल पार्ट गिवन है और इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इसके u का जो x और y का डेरिवेटिव होगा वो 0 होना चाहिए, लेकिन वो 0 नहीं है यहाँ पे भी। तो इसलिए हमने कहा कि जब भी z बार, मोड z, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z फंक्शन में दे रखा है ना, तो वो एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन जब z दे रखा है तो उस केस में देखो, इसमें x प्लस आयोटा y है, यानी कि इमेजनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x है। अब इसका अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो 1 हो जाएगा, और v का अपन ने y के रेस्पेक्ट में किया तो ये भी 1 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन कहती है कि u का y के रेस्पेक्ट में 0 और v का x के रेस्पेक्ट में 0 और उसका नेगेटिव वो भी 0, तो दूसरी कंडीशन भी अपनी क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे एक माइनस का सिंबल भी आएगा। ओके, देन इसका मतलब कि z जो है वो एनालिटिक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई होल पावर 7, एक्स माइनस आयोटा वाई मतलब z बार आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है अपना, गलत है। देन 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई टू द पावर 4, 7 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई टू द पावर 3, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई z होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस z हो जाएगा। सो इसमें z की फॉर्म में आ रही है, तो ये एनालिटिक फंक्शन है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज 1 माइनस 2x माइनस आयोटा वाई टू द पावर 4, 3 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई टू द पावर 3, ये तो माइनस z हो गया। और इसमें क्या करेंगे, माइनस 2x को माइनस एक्स लिखेंगे, एक माइनस एक्स को तो हम माइनस आयोटा वाई के साथ कंबाइन कर देंगे, और दूसरे वाले माइनस एक्स को हम रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं। अगर ये रियल पार्ट ऑफ z नहीं होता तो ये एनालिटिक होता, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z दे रखा है, इसलिए ये भी क्या हो गया अपना, एनालिटिक नहीं होगा। नाउ द D1 इज x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 टू द पावर हाफ। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई जो है वो है अपना z और माइनस 1 टू द पावर हाफ। देखो वैसे तो अगर इसको चेक करें तो ये हो सकता है अपना एनालिटिक फंक्शन, है ना, क्योंकि z ये z की फॉर्म में आ रहा है, इसमें z बार, मोड z, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ऐसा कोई टर्म नहीं है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन रूट z माइनस 1। ये डेरिवेटिव देखो, जब z की वैल्यू 1 होगी ना, और 1 क्या है हमारा डोमेन जो हमें दे रखा था ना, वो दे रखा है मोड z इज लेस देन 2। तो अगर हमारे z की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, f प्राइम z जो है वो इन्फिनिटिव की तरफ टेंड करेगा, यानी कि ये डिफाइन ही नहीं होगा। यानी कि z बराबर 1 के ऊपर fz जो है वो एनालिटिक नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो एनालिटिक नहीं है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि fz जो है वो इस पूरे डोमेन में एनालिटिक नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा सही हुआ अपना, सिर्फ बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नाउ द थर्ड वन इज in a system consisting of two spin half particles labeled as 1 and 2, let s vector 1 is equals to h cross by 2 sigma vector 1 and s vector 2 is equals to h cross by 2 sigma 2 vector। देखो बेसिकली s जो हमें सिर्फ एक इक्वेशन गिवन दे रखी है, 1 और 2 जो ऊपर दे रखा है ना, वो उन दो पार्टिकल्स को लेबल करने के लिए दे रखा है, क्योंकि टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं तो इनको 1 2 ऐसे नाम दे रखे हैं उन पार्टिकल्स को। सिग्मा वेक्टर हमें पता है कि पावली मैट्रिसेस है, सिग्मा एक्स वाई जेड 3 पावली मैट्रिसेस होती हैं। अब हमें इसमें पूछा है कि ऑपरेटर हमें sx1 sy2 और sy1 sx2 निकालने हैं। सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है। मैंने इसमें दो ऑप्शन पे टिक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन को किसी भी ऑपरेटर के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो दोनों ऑप्शन अपने सही है। अगर हम यहाँ पे ऐसे मानिए कि यहाँ पे अपना टेंसर प्रोडक्ट है, जिसका सिंबल क्या होता है अपना, ऐसा वाला क्रॉस का साइन, और उसको हमने सर्कल से कवर कर रखा है, तो इस केस में ये टेंसर प्रोडक्ट होता है। अगर टेंसर प्रोडक्ट है तो ये सी ऑप्शन सही है, और अगर ये सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो उस केस में क्या हो जाएगा अपना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने इसको टेंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, मैंने इसको टेंसर ऑपरेटर से सॉल्व करके नीचे दिखाया है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो इनका जो कम्यूटेटर है वो 0 होगा। अब देखते हैं इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हमें ये दो इक्वेशन गिवन है,
और हमें पता है कि पाउली मैट्रिसेस क्या होती है, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 1 0, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 एंड सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 1 0 0 माइनस 1। सो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एस एक्स वन जो दे रखा है वो दे रखा है एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, मतलब एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ये दे रखा था ना, तो अगर इसका एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे तो इसका भी एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे तो यहाँ पे बेसिकली खाली 1 और 2 सिर्फ लेबलिंग के लिए यूज किया है, बाकी जो है ना एस एक्स वन और एस एक्स टू जो है दोनों ही सेम होंगे अपने। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या किया, सिग्मा एक्स वन रखा, सिग्मा एक्स क्या है अपना 0 1 1 0, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस बाई टू 0 1 1 0, ये हो गया अपना एस एक्स वन। अब हम निकालते हैं एस वाई वन, तो एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई वन 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, तो ये सिग्मा वाई एस वाई टू और एस एक्स टू भी सेम ही होंगे, बस लेबलिंग दे रखी है, यानी कि ये एक पहला है। वही बात है कि अगर दो एप्पल दे रखे हैं और हमने एप्पल को नाम दे दिया ये ए एप्पल है और दूसरा वाला जो है वो बी एप्पल है, सॉरी, तो ये क्या हो गया, है तो दोनों एप्पल ही, बस नाम ही तो चेंज कर दिया, तो इसने सिर्फ 1 और 2 सिर्फ लेबलिंग के लिए लिखा है, बाकी दोनों है एकदम सेम। अब हमें मैट्रिक्स ऑपरेशन तो पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, अगर इन दोनों को हम लें तो सीधा मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिखते हैं। लेकिन अगर हमें इसका टेंसर ऑपरेटर देखना है, टेंसर मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लें हम दोनों, तो हमें जो टेंसर मिलेगा वो 4 क्रॉस 4 का मिलेगा। अब इसमें करना कैसे है इसको सॉल्व, इस जीरो को पकड़ो और इस जीरो को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जीरो को जीरो से किया जीरो, जीरो को माइनस आयोटा से किया जीरो, फिर सेकंड जो अपना एलिमेंट है उसको पकड़ो, ये 1 है, 1 को जीरो से किया जीरो, 1 को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा। अब वापस इस जीरो को लो, नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करो, जीरो को आयोटा से किया जीरो, जीरो को जीरो से किया जीरो, 1 को आयोटा से किया आयोटा, 1 को जीरो से किया जीरो। अब इसमें 1 0 सेम हमें ऐसे करना है, मतलब हर एक एलिमेंट को दूसरी वाली के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को दूसरी वाली मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जीरो हम पहले इसकी फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसको इसकी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, देन इसके सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, और उसके बाद में नीचे वाली जो लाइन है वो इसी रो को लेके और नीचे वाली रो को लेके और उसके बाद में करना है, ठीक है। तो हमने इससे कर लिया ना, जीरो को जीरो से किया, देन जीरो को माइनस आयोटा से किया, 1 को जीरो से किया, 1 को माइनस आयोटा से किया। अब इसी रो को लेके और नीचे वाली से करो, जीरो को आयोटा और जीरो से किया जीरो जीरो, 1 को आयोटा और जीरो से किया जीरो जीरो आयोटा जीरो, फिर 1 0 को एक बार करेंगे, 1 को इन दोनों के साथ, फिर 0 को इन दोनों के साथ, तो ये थर्ड लाइन मिल गई, फिर 1 को इन दोनों के साथ और 0 को इन दोनों के साथ फोर्थ लाइन मिल गई। इस तरह से इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी बताया है कि अगर ए क्रॉस बी जो है हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमें दे रखा है लेट की ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और बी 0 5 6 7 है, तो देखो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, ये 1 जो है ना पहले 0 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 5 और 2 0 और 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 10, तो ये अपनी फर्स्ट रो बन गई इसकी। देन 1 ये वाली रो है ना, अब जो होगी वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो 1 जो है 6 और 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 7, और 2 जो है वो 6 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12 14, सेकेंड रो बन गई। अब इसकी जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो 3 को 0 और 5 से किया 0 15, 4 को 0 और 5 से किया 0 20, थर्ड रो बन गई। अब लास्ट वाली के साथ करो इसको, 3 को 6 से किया 18, 3 को 7 से किया 21, 4 को 6 से किया 24, 4 को 7 से किया 28, इसको कहते हैं टेंसर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने इसका सीधा बस टेंसर प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। एच क्रॉस बाई टू जो है वो एक कॉमन फैक्टर कह सकते हो, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 लिख दिया। तो यहाँ से हमने इन दोनों के लिए ही क्या निकाला है, टेंसर प्रोडक्ट फाइंड किया है, जो हमें इस तरीके का मिला है। नाउ जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है कम्यूटेटर वाला। तो कम्यूटेटर को हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस बी ए से। तो एस एक्स वन एस वाई टू एस वाई वन एस एक्स टू को कैसे सॉल्व करोगे, एस एक्स वन एस वाई टू मतलब पहले ये लिखा देन ये लिखा, तो एस एक्स वन एस वाई टू एस वाई वन एस एक्स टू, माइनस पहले ये लिखा फिर ये लिखा, एस वाई वन एस एक्स टू एस एक्स वन एस वाई टू। अब देखो ये जो बीच वाले पार्ट है ना वो इन दोनों के ही, देखो मैंने क्या कहा था कि जो एस एक्स है अपना वो दो मतलब
दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट जो अपना है ना, टू पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल दोनों के लिए सेम है, बस लेबलिंग अलग कर रखी है उनकी। एक को 1 के नाम से लेबल कर रखा है और एक को 2 के नाम से। सो यहाँ पे हम क्या कर दें, अगर इनको इंटरचेंज भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ही तो है सिर्फ। तो SY1 SY2 कर दो इसको, और इसको भी SX1 SX2 कर दो। अब हमें पता है कि SX SY क्या होता है, आयोटा H क्रॉस SZ लिखते हैं हम इसको। इन दोनों का कम्यूटेटर जो होता है वो ये होता है। और SY SX जो होता है वो हो जाएगा माइनस, अपोजिट हो गया ना, तो माइनस का साइन आ गया, आयोटा H क्रॉस SZ हो जाएगा। SY SX जो होगा वो माइनस आयोटा H क्रॉस SZ1 हो जाएगा। SX SY जो है वो आयोटा H क्रॉस SZ2 हो जाएगा। तो आयोटा इंटू आयोटा -1 और माइनस ये साइन, तो ये प्लस हो गया H क्रॉस स्क्वायर SZ1 SZ2 माइनस आयोटा आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस H क्रॉस स्क्वायर SZ1 SZ2, ये 0 हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, in the absence of an applied torque, a rigid body with three distinct principal moments of inertia given by I1 I2 and I3 is rotating freely about a fixed point inside the body. The Euler equations of the for the components of its angular velocity are given by omega 1 vector dot is equals to, ये हमें Euler equations दे रखी हैं, हमसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पूछे हैं इन फॉर्म ऑफ ओमेगा 1 2 3, और वो हमें बताने हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकाल, इसका जो ऑप्शन है वो ये होंगे अपने आइडेंटिटी वेक्टर जो होते हैं ना, 1 0 0 0 1 0, इनको कहेंगे। ठीक है, अब देखो हमें ना ऑयलर इक्वेशन ये दे रखी है और जो टॉर्क है ना वो 0 दे रखा है, तो उसी केस में ऑयलर इक्वेशन ये होती है, अदरवाइज तो एक टॉर्क का फॉर्म और आता है इसमें। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होता है, जिसके लिए ये ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 2 डॉट और ओमेगा 3 डॉट 0 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ से 0 करें तो दो टर्म्स में 0 होगा ना, एक तो या तो हम मान सकते हैं इस वाली टर्म को 0 लेके I2 और I3 को इक्वल लेके, लेकिन हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है वो ओमेगा 1 2 3 की फॉर्म में निकालने हैं। सो हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे। सो तीन कंडीशन, अगर हम इसको इसको और इसको 0 करेंगे तो ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू 0, ओमेगा 1 ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो बेसिकली ये कंडीशन हमें पता है ना कि हम इन ऑपरेटर्स को लेते हैं जो अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नहीं होते एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या गिवन देते हैं अपन को, 0 ही देते हैं, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेसिकली अगर ये ऐसा भी ना हो ना, इस फॉर्म का भी हो तो भी आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे हमने इन सबको 1 के इक्वल मान लिया, तो अपना ऑप्शन ये सही है। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन आर, हमें मोशन कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन निकालना है, इसका आंसर ये वाला होगा। अब इसका आंसर कैसे फाइंड किया हमने, हमें बेसिकली दे रखा है कि टॉर्क 0 है, और टॉर्क क्या होता है, dl/dt होता है। सो L क्या हो गया अपना, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया। अगर L कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो L वेक्टर डॉट L वेक्टर यानी कि L स्क्वायर भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ना, तो सीधा सीधा I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 I3 ओमेगा 3, तो एक तो कांस्टेंट हो गया I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 प्लस I3 ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ मोशन। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, सो हमने इसको क्या कर दिया, L स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये बन गया I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर, ये L स्क्वायर का हो गया। ठीक है, अब हमें एक सेकेंड और निकालना है, दो मोशन निकालने हैं ना, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। अब देखो इस इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन में अगर हम L स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये किसकी इक्वेशन बन जाती है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होती है। जैसे देखो जब ये तो आ गई अपनी एंगुलर के फॉर्म में आ गया है ना, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में, जब हम है ना हमारे जो नॉर्मल लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो अगर क्या होता है, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, P कांस्टेंट हो गया। अगर F इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स dp/dt इज इक्वल्स टू 0। ओके, इट मीन्स कि जो अपना P है dp/dt इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स जो अपना P है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया ना। और अगर अपना P कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, P² by 2m, ये लीनियर के बारे में बात कर रहे हैं अपन।
सिमिलरली एंगुलर के केस में भी होता है। तो अगर p कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो m भी कांस्टेंट, तो m तो वैसे ही कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। तो इसका मतलब कि अपना काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो गई, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गई। इस केस में भी यही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I3 ओमेगा 3 स्क्वायर बाई 2। 2 तो वैसे ही एक फैक्टर है, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको इस टर्म में लिख दिया, तो ये भी कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया। ओके, सो बेसिकली अपने पास ये दो कांस्टेंट ऑफ मोशन आ गए। ये तो है अपना L स्क्वायर और ये है 2t। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a resistance is measuring by passing current through it and measuring the resulting voltage drop. If the voltmeter and the ammeter have uncertainties of 3% and 4% respectively, then the uncertainty in the value of resistance is 5% and the uncertainty in the computed value of the power dissipated in the resistance is 5%. Okay, so देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया। आपको याद होगा हमने 11th की एनसीईआरटी में कुछ एरर्स के लिए रूल्स पढ़े थे कि जब भी एरर प्लस माइनस के फॉर्म में दे रखे है, मतलब कोई z दे रखा है पैरामीटर और a प्लस माइनस b के फॉर्म में दे रखा है, तो जब हम z में एरर निकालेंगे ना तो वो इन दोनों की एब्सोल्यूट एरर के प्लस में हो जाएगा। और जब भी हमें z जो है वो किन्हीं दो पैरामीटर्स के मल्टीप्लाई या डिवाइड में दे रखा है, तो उस केस में जो अपनी परसेंटेज एरर होगी ना वो उन दोनों के एडिशन के इक्वल में हो जाएगी। ठीक है, और जब किसी पावर में दे रखा होता है तो पावर आगे आ जाती है और उसमें परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो आर है ना वो क्या होता है, वी बाई आई होता है। सीधा सीधा इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा अपना, आर में जो परसेंटेज एरर होगी वो वी में परसेंटेज एरर और आर में परसेंटेज एरर के सम के इक्वल होगी। तो वी में 3% और आर में 4%। अगर इसको तुम वैसे फॉर्मूले वाइज भी लिखो तो 3/100 एंड 4/100 ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। और ये अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा होता है तो ये तो 3/100 हो गया और ये वाला 3% प्लस 4% हो गया, तो दोनों से देखें तो 7% एरर होगी। सिमिलरली पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है वी आई, पी इज इक्वल्स टू वी आई। तो इसमें भी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में भी दोनों का सम ही होता है। तो 3% और 4% अगेन 7%। ओके, now the next question is a static spherically symmetric charge distribution is given by rho r is equals to a upon r e to the power minus kr, where a and k are positive constants. The electrostatic potential corresponding to this charge distribution varies with rs. तो इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। अब कैसे होगा देखो, हमें गिवन क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें। ठीक है, और तो इससे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हमें सबसे अच्छा रिलेशन पता है लाप्लास इक्वेशन वाला, दैट इज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब सिमेट्रिक कह रखा है इसको तो सिर्फ आर की फॉर्म को रखेंगे, बाकी सब थीटा फाई इनको गायब कर दो। सो डेल स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी आर। ठीक है और ये हो गया -1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन आर ई टू द पावर माइनस की आर। आर की जो एक पावर है उसने इधर से आर कैंसिल कर दिया है। देन डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये आर जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर ई टू द पावर माइनस के आर। देन अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर इंटीग्रेट किया तो ये सीधा आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा, और इधर आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसको आईलेट के फॉर्मूले से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर को रखा फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन माइनस के, माइनस आर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1 ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से अब इधर अब क्या होगा, हमने माइनस जो है साइन कॉमन ले लिया, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर है। फिर इस आर स्क्वायर को अगेन डिवाइड में, इधर से आर स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे, तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन के आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के आर। तो एक बार और इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो इधर तो v बन जाएगा, इधर ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसका इंटीग्रेशन प्लस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको आइलेट के फॉर्मूले से एक बार 1 अपॉन के आर को कॉमन रख लिया और इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस के साइन नीचे आ जाएगा, देन माइनस साइन इंटीग्रेशन 1 अपॉन के कॉमन है और 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ई टू द पावर माइनस के आर का यहाँ से ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन माइनस के, और माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और माइनस के क्या हो गया प्लस के, और ये के स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो ये टर्म जो है हमारी ये इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो रही है, तो ये बेसिकली बन गया ई टू द पावर माइनस के आर अपॉन के स्क्वायर आर।
सो v बेसिकली क्या हो गया अपना, प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस के आर अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर e टू द पावर माइनस के आर, क्योंकि a और k तो क्या है अपने कॉन्स्टेंट्स है, एप्सिलॉन जीरो भी एक कॉन्स्टेंट है, तो ये इस तरह से वेरी करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द मैट्रिक्स m इज इक्वल्स टू 1 1 1 1. ठीक है, द आइगन वैल्यूज ऑफ m आर 0 0 3 एंड द एक्सपोनेंशियल ऑफ m सिंप्लीफाइज टू इन दिस टर्म. ठीक है, सो देखो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें. इसको भी दो तरीके से करेंगे हम आइगन वैल्यू वाले को. देखो हमें मैट्रिक्स ये गिवन है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे जो डायगोनल होंगे ना उसमें से लेमडा माइनस कर दो और इस डिटर्मिनेंट को 0 रख दो. डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से पहली टर्म इसको लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये वाली टर्म, देन -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस दिस वन एंड दिस वन, देन प्लस दिस एंड मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस. इससे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 003 आ जाएगी. ये तो है मतलब ये तो सबके ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है, अब ये तो जनरल फॉर्म है. मतलब अब है कि अगर ना हमें जब 1 1 के फॉर्म में जब मैट्रिक्स दे रखी होती है ना n क्रॉस n की, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसकी आइगन वैल्यू होगी, एक तो आइगन वैल्यू होगी n और एक बाकी सारी आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी. जैसे देखो यहाँ पे हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे रखी थी, तो हमें पता था कि क्या होगी, 3 आइगन वैल्यू होगी. ठीक है, और एक आइगन वैल्यू तो 3 हो जाएगी, मतलब इसकी ऑर्डर कितना है, 3 है, तो एक आइगन वैल्यू तो 3 हो गई, तो बाकी दो आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 0. मान लो अगर ये 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स होती और यहाँ पे भी 1 1 होता और इधर नीचे भी 1 1 होता. ठीक है, यहाँ पे भी 1 1. ओवरऑल हमने क्या किया है, इसको एक 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स बना दिया है. तो उस केस में क्या होता, इसके आइगन वैल्यू क्या, इसके ऑर्डर क्या होता, सबसे पहले तो 5 हो जाता, यानी कि इसकी 5 आइगन वैल्यू होती, एक आइगन वैल्यू तो 5 खुद हो जाती और बाकी की 4 आइगन वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 0 हो जाती. तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है 1 1 1 वाली मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, देन हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म मतलब e टू द पावर m की वैल्यू निकालनी है. तो बेसिकली e टू द पावर x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n. अब हम क्या करते हैं, इसमें m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं. m स्क्वायर क्या होगा, इसको हम जब वो करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ये इस तरह की मैट्रिक्स आएगी. 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3m हो जाएगी. अब हम m क्यूब निकालेंगे तो m क्यूब क्या हो जाएगा, m डॉट m स्क्वायर, और m स्क्वायर हमें पता है 3m आया था, 3 को बाहर रख दो, m स्क्वायर अगेन 3m आएगा, तो ये 3 स्क्वायर m हो जाएगा. सिमिलरली m4 निकालेंगे, वो 3 टू द पावर 3m हो जाएगा. तो बेसिकली m की पावर n क्या हो गया, एक एक पावर कम, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू m, इस तरह से. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम m की वैल्यू रखेंगे, तो 1 प्लस m स्क्वायर इज 3m बाई फैक्टोरियल 2, m क्यूब इज 3 स्क्वायर m अपॉन फैक्टोरियल 3, m4 इज 3 टू द पावर 3 m अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. ठीक है, m की पावर n यानी कि 3 टू द पावर n माइनस 1 m अपॉन फैक्टोरियल n. ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे m अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m अगर हमने यहाँ पे m अपॉन 3 कॉमन लिया, 1 प्लस m अपॉन 3 कॉमन लिया, m यहाँ पे है 1 अपॉन 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है अपन ने, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, m तो बाहर जा रहा है ना, 3 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ओवरऑल 3 टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ना, ये अपना क्या बन रहा है, e टू द पावर 3 क्या होती है, 3 टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, मतलब e टू द पावर x क्या होता है, समेशन x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है ना. तो x को अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो ये 3 टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा. तो 0 रखा तो 1, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 3 टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे जो हमें मिल रही है उसमें ये 1 नहीं मिल रहा है, यानी ये e की पावर 3 माइनस 1 हो गया, तो 1 प्लस m बाई 3 e की पावर 3 माइनस 1. जब भी मैट्रिक्स के बारे में बात आती है तो ये जो 1 होता है ना, ये 1 नहीं रहता है, ये उस केस में क्या हो जाता है, i बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है. और दूसरी बात, यहाँ पे हमने इसको i क्यों नहीं लिखा, क्योंकि e टू द पावर 3 कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर है, m एक मैट्रिक्स है. ठीक है, सो ये हो गया i प्लस m बाई 3 e टू द पावर 3 माइनस 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.